मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 22। कह रहा बगल के चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखाखंड AE को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जहां E BC भुजा पर कोई बिंदु है। E जो है भुजा BC पर एक स्थित बिंदु है। तो हमें दिखाना है कि DF इंटू FE DF इंटू में FE बराबर BF इंटू में FA। चलिए इसको साबित करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या दिया है कि AE विकर्ण BD को F पर प्रतिच्छेद करता है, F पर प्रतिच्छेद करता है ना। और जहां E जो है, जहां E BC पर स्थित है, BC पर स्थित है, BC भुजा पर स्थित है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि DF गुना FE बराबर में BF गुना में FA। चलिए इसको साबित करते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं। तो एक काम करेंगे, इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। तो त्रिभुज कौन कौन सा है, तो अगर हम लोग ले लें त्रिभुज AFD तथा, अब देखो समझो यहाँ पे थोड़ा, AFD लिए है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा लेंगे। तो देखो एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर होगा, तो एंगल अच्छा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, तो EFB लेना होगा, ये वाला त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज EFB में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 यानी कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से यह हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा दूसरा एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो त्रिभुज AFD समरूप हो जाएगा त्रिभुज EFB के। कैसे, तो एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से यह समरूप हो गया। समझ गए। चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज में अगर लेता हूं DF, देखो DF, तो इस त्रिभुज में क्या लेना होगा, BF लेना होगा। चलिए अच्छा, और अब फिर इस त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका, किसको लिया जाए जी, FA को ले ले, FA देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज का FA लेते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लेना होगा, FE लेना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो DF गुना में FE बराबर BF गुना में FA। यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। दिए गए चित्र में DEFG, देखिए यहाँ पे DEFG एक वर्ग है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि एंगल BAC जो है एक समकोण है, BAC समकोण है 90 डिग्री का। तो हमें दिखाना है कि DE का स्क्वायर जो होगा BD गुना EC के बराबर होगा, BD गुना EC के। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को समरूप दिखाना होगा तभी ना होगा जी। चलिए देखते हैं। दिया क्या है,
कि त्रिभुज ABC में एंगल BAC 90 है, एंगल BAC बराबर 90 है। और क्या कह रहा है कि DEFG एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि DE का स्क्वायर जो होगा ना वह बराबर होगा BD गुना EC के। चलिए इसका आप प्रमाण दें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, हमें एक्चुअल में इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करना है। तो इन दोनों को समरूप करने के लिए हमें दो कोण कम से कम बराबर होने चाहिए। तो एंगल 3 और 4 90 है। अगर यह 1 और 2 बराबर हो जाएगा तो बात ही बन जाए। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ABC में, ABC में, यहाँ इस बड़े वाले त्रिभुज में, तो एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं कि एंगल 1 प्लस एंगल C बराबर 90, क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग जो होता है 90 होता है। ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग जो होता है ना वह 90 होता है, क्योंकि एक ऑलरेडी 90 है और बाकी दो 90 में, तभी तीनों का सम 180 होगा, होगा ना जी। चलिए अब फिर हम लोग दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज इसमें आते हैं, इस वाले में FEC में। तो FEC में देखोगे तो वहां एंगल 2 प्लस एंगल C 90 हो जाएगा, क्योंकि देख लो आपका यह वाला 90 है ना जी, तो ये दोनों का योग भी 90 हो जाएगा। यही, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज FEC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज है, लिख देना समकोण त्रिभुज है। चलिए भैया, तो यहाँ से इन दोनों से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल C बराबर एंगल 2 प्लस एंगल C। तो 2 एंगल C कट जाएगा, यानी कि एंगल 1 बराबर में एंगल 2 आ गया। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। तो हमारा एक कोण बराबर हो गया, और एक जो देख लो एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज BDG समरूप हो जाएगा, BDG समरूप हो जाएगा किसके? तो इसी के अनुसार चलो देखो, ये 1 3, आप देखो 1 3 वाला शीर्ष लिए हैं और फिर इसको ले गए, तो उसी तरह इसमें कैसे लेंगे? तो यहाँ पे 2 4 यानी कि FEG के, त्रिभुज FEC के कैसे? तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज का BD लेता हूं, ध्यान से देखना, BD लेता हूं, BD, ठीक है, तो इस त्रिभुज का कौन सा लेना होगा? तो इसमें का आपका FC लेना होगा। आप यहीं से चलो ना, देखो यहाँ पे BD लिए तो यहाँ पे FE लेना होगा, FE। चलिए अब देखो उसी तरह से अब फिर मैं इस त्रिभुज में आता हूँ, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में का अगर मैं ये वाला ले लूँ DG, ठीक है, DG, ठीक है, DG लिखो, DG, तो इसमें का कौन सा होगा? यहाँ DG लिए तो यहाँ पे EC हो जाएगा ना, EC हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें से, तो हो जाएगा FE गुना में DG बराबर BD गुना EC। अच्छा, चूंकि आपके पास ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे कि DEFG वर्ग है, चूंकि DEFG एक वर्ग है, अच्छा, जब यह वर्ग है तो आप देखो चारों भुजाएं बराबर नहीं हो जाएंगी, है ना, इसलिए आप कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि DE जो होगा ना बराबर होगा FE के, बराबर होगा GF के, और बराबर होगा DG के,
है ना, चारों आपस में बराबर होंगे। अब देखो इसको भी हटाकर और इसको भी हटाकर, क्योंकि देख लो एफ ई और डी जी बराबर है ना डी के, तो दोनों को डी नहीं लिख सकते हैं, डी इंटू डी बराबर में बी डी गुना ई जी, ऐसा हो सकता है। तो यह दोनों गुना करके क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बी डी गुना में ई सी है ना, सॉरी माफ करना, ये सी है, इसी है, ठीक है, ऊपर इसी था देख लो, इसी बी डी गुना में इसी, यह हमारा यहाँ से प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ी जो 15 सेंटीमीटर लंबी है जमीन पर 12 सेंटीमीटर लंबी छाया बनती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एक छड़ी ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर लंबी, समझो यह है आपकी छड़ी 15 सेंटीमीटर लंबी, यह छड़ी है और उसकी छाया 12 सेंटीमीटर बनती है। इसका नाम दे दो ए बी सी। अब इधर कहीं सूर्य होगा तभी ना ये छाया बन रही है, अच्छा ठीक है, ऊपर कहीं सूर्य होगा तो इसका सूर्य द्वारा यहाँ जो कोण बनेगा, है ना, यहाँ जो है ना कोण बनेगा, वही उसी समय में अगर कोई दूसरा चीज है, देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक उसी समय में ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन पर 50 मीटर लंबा छाया बनाता है। ठीक है, उसी समय में एक मीनार है जिसका छाया कितना बनता है, 50 मीटर बनता है। यार थोड़ा इसको बना देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम पी क्यू आर, यह मीनार है, यह पी क्यू आपका मीनार है और इसका छाया यहाँ बन रहा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर उसका छाया बन रहा है। यार छाया मीनार है तो उसका मीटर में देना चाहिए था, गलत दिया है बुक में। ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूँ, 50 मीटर लिखना, ठीक है, क्वेश्चन में सुधार दो 50 मीटर, क्योंकि मीनार है ना थोड़ा मीटर में होगा, सेंटीमीटर में थोड़ा होगा। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, x मीटर, मीनार है तो x मीटर, अरे मीनार है यार कुछ तो ऊंचाई होगी ना, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर में x मीटर। अब थोड़ा समझने वाली बात है, एक ही समय में जब दोनों जगह जो कोण होगा ना ऊपर वाला, यह कोण बराबर होगा, क्योंकि सूर्य द्वारा एक ही समय में झुकाव जो होगा वह बराबर होगा। और यहाँ जो होगा यह ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो यह भी 90 यह भी 90, तो पहले त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल पी, क्योंकि एक ही समय में सूर्य की किरण समान कोण बनाएगी, है ना, जो आप सूर्य की किरण जो आ रही है धरती पर वो समान कोण बनाएगी। अच्छा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 होगा, प्रत्येक 90, ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना जी, प्रत्येक 90, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे, तो एंगल समरूपता से, ठीक है। तो ये तो पता है ना आपको कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर, ठीक है। तो ए बी आपका 15 है, पी क्यू आपका x है, बी सी आपका कितना है, तो बी सी आपका 12, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना, यह भी सेंटीमीटर में है और यह मीटर में है, ठीक है। चलिए आगे इसको अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या एक काम करो ना, इसको पलट दो, x बटा में 15 सेंटीमीटर बराबर में 50 मीटर बटा में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ले जाते हैं गुना में, तो यहाँ हो जाएगा 50 मीटर बटा में 12 सेंटीमीटर गुना में 15 सेंटीमीटर। अब इसको काट देते हैं यहाँ पर, तो काट दीजिए। अच्छा देखो ना, ये सेंटीमीटर गया, स्वाहा हो गया, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, 4 से इसको 2 बार में काट दो
और इसको 25, तो 25 पंजे 125 बटा 2 मीटर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 62.5 मीटर। ठीक है, ये ना हो जाएगा 62.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कह रहा है कि एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, मतलब लड़की की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, वह लैंप स्तंभ के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है। यदि लैंप जमीन से 3.6 मीटर ऊपर है तो 4 सेकंड बाद उसकी छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझिए इस बात को। यहाँ पे आपका यह मान लेते हैं धरती का वह स्थल है जिस पर वह लड़की खड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे एक लैंप पोस्ट है, यहाँ पे लैंप पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक लैंप है, यहाँ पर नहीं होता है लाइट, वो लैंप पोस्ट जो ऐसे कुछ करके बना रहता है ना, एक खंबे पे लगा हुआ है। ठीक है, जो जमीन से 3.6 मीटर ऊपर है, यानी कि 360 सेंटीमीटर ऊपर होगा, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 360 सेंटीमीटर ऊपर है। अब देखो, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए इसको भी, क्योंकि ये सेंटीमीटर, लड़की की ऊंचाई सेंटीमीटर में ही था। चलिए, नहीं तो एक काम करो, इसको मीटर में रखो, इसको भी मीटर में बदल लो, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग सबको मीटर में ही रखते हैं। तो 3.6 मीटर और लड़की जो है 90 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये लड़की जो है लैंप पोस्ट से यहाँ से इधर दूर जा रही है, तो मान लेते हैं कि यह 1.2 मीटर पर सेकंड के चाल से 4 सेकंड बाद वह यहाँ पहुँच जाती है, इधर से इधर आ रही है। तो यह लड़की की ऊंचाई है, कितनी है, 90 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 मीटर हो जाएगा। मैंने बोला था मीटर में कन्वर्ट कर लो सबको। चलिए, तो 4 सेकंड बाद अब जैसे ये लड़की यहाँ पे है तो इसकी छाया, ये वाली छाया होगी, तो यही वाली छाया की हमें लंबाई निकालनी है। ये जो छाया बन रहा है, यह छाया कितनी है यही निकालना है। तो इस छाया को x मान लेते हैं कि x मीटर है छाया की लंबाई। ठीक है, छाया x मीटर है, इसका नाम दे दो A B C। ठीक है, ये 90 होगा, यह भी 90 होगा, यहाँ पे P और यहाँ पर Q। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखते हैं, आपके पास लड़की की चाल दी हुई है, चाल दिया गया है, कितना है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, 4 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा, तय की गई दूरी क्या होगा, 4 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। तो 4 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा, तो चाल गुना में समय, इन होगा दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि आ जाएगा 4.8 मीटर। यानी कि 4 सेकंड में यह लड़की यहाँ से चल के यहाँ गई, तो यह कितना चली, 4.8 मीटर चली है। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो एंगल AQP बराबर हो जाएगा एंगल ACB, यह वाला इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं ना, संगत कोण का युग्म है, या फिर एक ही समय है ना, एक ही समय पर बने हुए एक क्या कह सकते हैं इसको कि लैंप पोस्ट के अच्छा, लैंप के किरण द्वारा बने संगत कोण ये बराबर हो जाएंगे, और एंगल APQ जो होगा ना, एंगल ABC के बराबर होगा। प्रत्येक 90 होगा, क्योंकि वो लड़की जो होगी लंबवत खड़ी है, लैंप पोस्ट भी लंबवत ही है, धरती पर लंबवत है ना जी, ऊर्ध्वाधर है, यानी कि त्रिभुज APQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। कैसे हो जाएगा, तो एंगल समरूपता से, और जब समरूप हो गया तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात
संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो भैया हो जाएगा ए पी बटा में ए बी, ए पी बटा में ए बी बराबर पी क्यू बटा में बी सी। चलिए पी क्यू बटा में बी सी, चलो वैल्यू को रखते हैं। तो ए पी हम लोग एक्स मान लिए हैं और यह जो है यह ए बी कितना है, तो ए बी टोटल हो जाएगा एक्स प्लस 4.8। अच्छा पी क्यू, तो पी क्यू आपका है 0.9, ठीक है। अच्छा और यह कितना है 3.6, सब कुछ मीटर में ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से गुना करेंगे तो 3.6x बराबर 0.9x और प्लस का 48 में 9 से गुना कर देंगे ना, तो आ जाएगा आपका कितना 4.32, समझ गए ना। इसमें दोनों से गुना कर दिया, इसको लाके इसमें घटाते हैं तो 0.9x है, इसमें आके घटेगा तो 2.7x बचेगा और बराबर में 4.32। ठीक है, यही ना है। अब इसको भाग में भेज देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4.32 बटा में 2.7 मीटर, काट देंगे 1.6 मीटर, यानी कि इसलिए क्या कर सकते हैं 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद लड़की के छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई जो होगी वह 1.6 मीटर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। दिए गए चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और जिसका एंगल ए समकोण है, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, सुधार कर लेना क्वेश्चन में गलत दिया है, एडी लंब है बीसी पर। तो दिखाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर में बी सी इंटू बी डी, उसी तरह से ये बाकी भी दो है। देखिए तो हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं पिछले वीडियोस में, हमने पढ़ा हुआ है, उसी पे बनाना है। यहाँ पे देखिए पहले लिख लेते हैं क्या कह दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी लिखा है, यहाँ पे सी कर देना। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए जो है 90 डिग्री है, एंगल ए जो है 90 है और ए डी जो है लंब है बी सी पर। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो ये तीनों सिद्ध करना है, एक एक करके लिख दो। ए बी स्क्वायर बराबर में बी सी गुना बी डी, दूसरा है ए सी स्क्वायर बराबर में बी सी गुना डी सी, और तीसरा जो है ए बी गुना ए सी बराबर बी सी गुना ए डी। चलिए इसका प्रमाण देखिए, याद है मैंने एक प्रमेय पढ़ाया था, हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना। चलिए इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे समरूप दिखाते चलता हूँ। इस नियम के अनुसार मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि त्रिभुज डी बी ए समरूप होगा। देखिए यहाँ देखिए सोच समझ के लिखना होगा नाम,
डी बी ए लिख रहे हैं। देखिए मैंने इस नियम के अनुसार क्या बताया कि ये इस प्रकार बने ये दो, देखिए समकोण त्रिभुज के समकोण वाले सिर से कर्ण पर लंब डाला गया है। इस प्रकार बने त्रिभुज जो है, दो बने त्रिभुज जो है लंब के दोनों बने त्रिभुज, ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होंगे और परस्पर भी समरूप होंगे। तो यहाँ देखिए डी बी ए, एक 90 लिए हैं, ये बी लिए हैं, फिर ए लिए हैं। तो उसी तरह इस त्रिभुज में कैसे लिखेंगे, एक 90 वाला पहले, फिर ये और फिर ये, त्रिभुज ए बी सी के। अच्छा, दूसरा हो सकता है कि त्रिभुज डी ए सी, देख लीजिए या 90 वाला और फिर ए को लिए हैं, फिर सी को लिए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें लेना होगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। देख लो एक 90 वाला, फिर ये, तब ये लास्ट में सी लिए हैं। तो आपको संगत शीर्ष ध्यान देना होगा। अच्छा, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तो परस्पर भी समरूप होगा, यानी कि डी बी ए समरूप होगा त्रिभुज डी ए सी के, डी ए सी के। देख लो डी ए सी के, ये भी एकदम संगत है। देख लो आप डी बी ए देखो और यहाँ पे देखो डी ए सी। अब सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों लिए, ऐसा घुमा के क्यों लिए, समझिए। आप देखो इसका और इसका योग 90 होगा और इसका योग 90, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर। यानी कि अगर यहाँ डी बी ए लिए हैं तो फिर डी ए सी लेना होगा, है ना जी। संगत शीर्ष का ख्याल रखना होगा। अब एक एक करके इन तीनों से समझेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें का ये पहला वाला ले लो, त्रिभुज डी बी ए समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। और पहला जो साबित करना है वो भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी के बराबर होना चाहिए, देखना है बी सी इंटू बी डी के बराबर। ए बी स्क्वायर है तो एक काम करो, पहले इसमें ए बी ले लो। ए बी लिए तो इसके संगत क्या होगा, इसमें ए बी के संगत यहाँ पे सी बी लिख सकते हैं, सी बी या बी सी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सी बी लिखो या बी सी लिखो, भुजा है ना जी। अच्छा चलिए अब इसमें आओ। अब इसमें मैं दूसरा ले लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि बी डी लेता हूँ, बी डी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बी डी लेता हूँ तो इसमें क्या लेना होगा, बी ए, है ना, या ए बी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। ये पहला साबित हो गया। दूसरे के लिए आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज दिया है दूसरा डी ए सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। हमने ही ना दिखाया यहाँ पे डी ए सी समरूप है ए बी सी के। तो यहाँ देखो क्या दिखाना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। अच्छा तो इसमें का ए सी ले लेते हैं, तो इसमें का आपको बी सी लेना होगा। अच्छा इसमें का अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर दूसरा कौन सा ले लिया जाए, तो इसमें का अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप ले लो, किसको ले लो जी, डी सी को, डी और सी को, डी सी भुजा ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे डी सी लिए तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा, ए सी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू डी सी साबित हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं, परस्पर समरूप है ना यहाँ पर, डी बी ए समरूप है त्रिभुज डी ए सी के, ठीक है, इससे लेके चलना है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा लाने के लिए ये समरूपता से काम नहीं चलेगा, दूसरा कुछ करना होगा। चलिए देखते हैं, तीसरा लाने के लिए हमें दूसरा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तीसरे में आपको ये प्रूफ करना है ना कि ए बी इंटू ए सी बराबर है बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए डी। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पे चलना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बारे में, तो आप कहोगे 1/2 आधार के जगह पे ए बी, ऊंचाई की जगह पे ए सी, ठीक है। अच्छा या हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1/2 आधार के जगह पे मैं बी सी ले लूँ, तो बी सी ले लूँगा तो ऊंचाई आपका ए डी हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1/2 हट जाएगा, यानी कि ए बी इंटू ए सी बराबर में बी सी इंटू ए डी, ठीक है। तो ये आपका इससे प्रमाणित हो गया, समझ गए ना। चलिए तो ये थोड़ा अलग था तीसरा आपको, यानी कि इसमें आपको ये तीसरा आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग परस्पर समरूप नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा।
समझ गए? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है, साथ ही साथ भारती भवन NCERT का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।